नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुषार और आप देख रहे हैं राह क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे। 12th की पॉलिटिकल साइंस हमने शुरू कर दी है और चैप्टर हमारा 1 है शीत युद्ध का दौर और गुटनिरपेक्ष आंदोलन, कोल्ड वॉर एरा एंड नॉन अलाइंस्ड मूवमेंट। न्यू कोर्स हमने शुरू किया है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। दोस्तों, बेसिकली शीत युद्ध है क्या? देखिए, जब दो गुटों के बीच एक ऐसी स्थिति आ जाए जिसमें कोई युद्ध नहीं होता, शीत युद्ध में कोई युद्ध नहीं होता, केवल संघर्ष जारी रहता है, तनाव रहता है, और लेकिन वास्तव में युद्ध नहीं होता। अब इसका मतलब क्या है शीत युद्ध का? अभी युद्ध का मतलब तो हमें पता है, लड़ाई झगड़े, लेकिन उसके आगे अगर शीत लग जाए तो उसका मतलब ही बदल जाता है। दो महाशक्ति थी पहले, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में दो महाशक्तियों का उदय हुआ था। एक थी अमेरिका और दूसरा था सोवियत संघ। 1945 से 1991 तक शीत युद्ध का दौर चला था। इसमें दो महाशक्तियाँ थी, उनमें हथियारों की होड़ चल रही थी और वर्चस्व जमाने की आग थी दोनों में। भाई अपना प्रभाव जमा रहे थे, एक ने अपने हथियार बढ़ा लिए तो एक ने, दूसरे ने अपने हथियार बढ़ा लिए, और कंपटीशन था, एक तरह से एक दूसरे की टांग खिंचाई थी। ऐसी स्थिति थी 1945 से 1991 के बीच की। पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 के बीच। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच चला था। 1945 से ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी। और जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था वो दो गुटों के बीच हुआ था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों में शामिल थे अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस। धुरी राष्ट्रों में शामिल थे जर्मनी, जापान और इटली। अब यहाँ आप देखिए कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका और सोवियत संघ साथ है एक ही गुट में, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो अलग हो गए। वो दो महाशक्ति बन के उभरे, उनमें शीत युद्ध शुरू हो गया। अब हम देखते हैं क्यूबा का मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट क्या है? क्यूबा अमेरिका के निकट एक छोटा सा द्वीपीय देश है। आइए क्यूबा को हम एक बार मैप में देख लेते हैं। क्यूबा, आइए यहाँ देखते हैं क्यूबा कहाँ है। ये तो हो गया अपना यूएसए, ये हो गया अपना यूएसएसआर, सोवियत संघ। यूएसएसआर आज के टाइम पे रशिया है। और इधर देखिए आप, इधर मैंने सर्कल करा है, ये जो आपको छोटा सा द्वीपीय देश दिख रहा है ये क्यूबा है। ठीक है, आइए वापस अपनी उसी स्लाइड पे आते हैं, क्यूबा के मिसाइल संकट पे। क्यूबा अमेरिका के निकट एक छोटा सा द्वीपीय देश है। इसकी दोस्ती सोवियत संघ के साथ थी। निकट ये अमेरिका के है, अमेरिका के साथ पास है ये, लेकिन ये दोस्त कौन है इसका? दोस्त सोवियत संघ था। दोस्ती इसके सोवियत संघ के साथ अच्छी थी। सोवियत संघ ने सोचा कि हम क्यूबा को अपना सैन्य अड्डा बना लें ताकि अमेरिका पर हमला करने में आसान हो। क्यों ऐसा सोचा सोवियत संघ ने? भाई क्यूबा तो हमारा दोस्त है, इसको हम अपना सैनिक अड्डा बना लेते हैं, वहाँ पर अपने हथियार तैनात कर लेते हैं, इससे हम अमेरिका पर आसानी से नज़र भी रख पाएंगे और उन पर हमला करना भी आसान होगा। कब? 1962 में। 1962 में उन्होंने ऐसा कर भी दिया। अमेरिका को इसकी खबर कब हुई? 3 हफ्ते बाद हुई। फिर अमेरिका ने अपने जहाज़ भेजे। ये बहुत संवेदनशील समय था भाई, एक तरफ थे अमेरिका के जहाज़ और एक तरफ थे सोवियत संघ के जहाज़। पूरी दुनिया डरी हुई थी, ऐसा लग रहा था कि इन दोनों में युद्ध छिड़के रहेगा। लेकिन सॉरी, दोनों में युद्ध हो जाता तो पूरी दुनिया को तबाही का सामना करना पड़ता। भाई दोनों बहुत ताकतवर महाशक्तियाँ थी, अगर युद्ध हो भी जाता तो भाई पूरी दुनिया को उसका नुकसान झेलना पड़ता। लेकिन युद्ध हुआ नहीं। दोनों ने अपने जहाज़ यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ वापस मोड़ लिए। दोनों ने अपने जहाज़ मोड़ लिए, युद्ध नहीं हुआ। इसको शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है। चरम बिंदु मतलब जैसे आप फिल्म का क्लाइमेक्स देखते हो ना कि अब पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसी ये था। इसे शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा गया है। क्यूबा मिसाइल संकट से संबंधित जो नेता थे, अमेरिका की साइड से जॉन एफ कैनेडी उस टाइम के राष्ट्रपति थे, सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे निकिता खुश्चेव, और क्यूबा के राष्ट्रपति थे फिदेल कास्त्रो। ठीक है, अब दो ध्रुवीय विश्व का उदय हुआ। अब दो ध्रुवीय विश्व बना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दो ध्रुवीय विश्व बना, मतलब दो ही ऐसी ताकतवर महाशक्तियाँ थी। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद दो महाशक्तियों का उदय हुआ, अमेरिका यूएसए और सोवियत संघ यूएसएसआर। ठीक है, अमेरिका ये जो शीत युद्ध था ना, ये एक तरह से विचारधाराओं की लड़ाई थी। अमेरिका मानता था कि भाई पूंजीवादी व्यवस्था बेहतर है और सोवियत संघ मानता था भाई समाजवादी व्यवस्था बेहतर है। पूंजीवादी क्या था, इन दोनों पे मैं एक सेपरेट वीडियो ले आऊँगा, लेकिन अभी आप यहाँ पर थोड़ा सा समझ लो। पूंजीवादी का मतलब है जिसमें अर्थव्यवस्था में जो पूंजीपति होते हैं, निजी हाथों में अर्थव्यवस्था ज़्यादा होती है, और समाजवादी विचारधारा में सरकार अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण रोल निभाती है, मतलब ज़्यादातर सरकार के हाथ में सब कुछ होता है।
दोनों महाशक्तियाँ विश्व के अनेक भागों पर अपना प्रभाव बढ़ाने पर तुली हुई थी, मतलब अपना वो वर्चस्व जमा रही थी, अपना प्रभाव जमा रही थी। विश्व दो गुटों में बट रहा था। एक तो एक तो था पूर्वी खेमा, एक पश्चिमी खेमा। एक पूर्वी खेमा था, एक पश्चिमी खेमा था। जो पूर्वी खेमा था वो यूएसएसआर की तरफ था, और जो पश्चिमी खेमा था वो यूएसए की तरफ था। ये बंटवारा कहाँ से शुरू हुआ था? यूरोप से शुरू हुआ था। यूरोप में एक जगह है जर्मनी। जर्मनी एक देश है यूरोप का, और उसकी राजधानी है बर्लिन। बर्लिन की एक दीवार थी, बर्लिन में एक दीवार बनाई गई थी, वहाँ से बंटवारा शुरू हुआ था। जो पश्चिमी खेमा था, पश्चिमी यूरोप, उसको यूएसए, वो यूएसए के अंडर में था, और पूर्वी यूरोप यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ के अंदर में था। कि ऐसे में जो कोई भी देश होता, छोटे देश होते, छोटे देशों का गुट बना रही थी ना ये दोनों महाशक्तियाँ, वो अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक गुट में के साथ शामिल होने का उनके पास विकल्प था। भाई अपनी सुरक्षा के लिए, भाई हम किसी एक के साथ चले गए तो दूसरा हमसे नाराज़ हो जाएगा, ऐसे ऐसे था, दूसरा कहीं हम पे हमला ना कर दे। तो ऐसे में कोई भी जो छोटा देश होता था वो किसी एक बड़ी महाशक्ति के साथ शामिल हो जाता, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो सोवियत संघ हो। अब ये देखिए, ये है जर्मनी, यहाँ से बंटवारा शुरू हुआ था। बर्लिन की दीवार बनी थी। इधर वाला जो हिस्सा था पूर्वी खेमा, इधर वाला जो हिस्सा था पूर्वी खेमा, ये पूर्वी खेमा कहलाया। यहाँ पर सोवियत संघ के साथ जो देश शामिल थे वो थे। और इधर का जो आप येलो वाला हिस्सा देख रहे हैं ये था पश्चिमी खेमा। ये पश्चिमी खेमा था, यहाँ पर सारे अमेरिका के साथ शामिल देश थे। अब ऐसे में इन्होंने अपना एक सैन्य संगठन भी बनाया, दोनों महाशक्तियों ने। अमेरिका के गुट वाले देशों ने एक संगठन की स्थापना की जिसे हम नाटो कहते हैं। नाटो, इसकी फुल फॉर्म है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नाटो। सॉरी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? अप्रैल 1949 में ये बना था। जब ये बना था इसमें 12 देश शामिल थे। इसका उद्देश्य क्या था? किसी भी एक सदस्य देश पर हमला हुआ तो अपने ऊपर हमला मानेंगे, मतलब जो भी कोई सदस्य देश है नाटो का उस पर हमला हुआ तो सब अपने ऊपर हमला मानेंगे और एक दूसरे की सहायता करेंगे। वर्तमान में इसके कुल सदस्य देशों की संख्या 30 है, मतलब करंट में इसमें 30 देश शामिल है, 30। और इसका मुख्यालय का है, इसका हेडक्वार्टर का है, हेडक्वार्टर इसका ब्रूसलेस बेल्जियम में। अभी अमेरिका ने अपना नाटो बना दिया तो भाई सोवियत संघ चुप थोड़ी बैठता, इसने भी, पूर्वी गठबंधन वाले सोवियत संघ ने भी अपना संगठन बना लिया जिसको हम वार्सा कहते हैं, वार्सा पैक्ट। 1955 में इसकी स्थापना हुई थी और उद्देश्य नाटो में शामिल देशों का सामना करना। इसका उद्देश्य था भाई नाटो में जितने भी देश हैं हम उसका सामना करें। और 1991 में ख़त्म हो गया, जाहिर सी बात है भाई 1991 में सोवियत संघ खत्म हो जाएगा, सोवियत संघ का विघटन हो जाएगा, तो फिर ये भी ख़त्म हो जाएगा। सदस्य संख्या कितनी थी इसकी? 8 देश शामिल थे इसके, आर्मेनिया, जॉर्जिया, ये सब, हंगरी, पोलैंड, ये सारे इसके देश थे। और ये दो अमेरिका की तरफ से दो और इसके संगठन सामने आए थे, सीटो और सेंटो। सीटो और सेंटो दक्षिण पूर्वी अटलांटिक संधि संगठन, और सेंटो मतलब केंद्रीय संधि संगठन। सीटो की स्थापना हुई थी 1954 में, इसका मुख्यालय का है बैंकॉक, थाईलैंड में। और सेंटो की स्थापना हुई थी 1955 में, इसका मुख्यालय है अंकारा, टर्की में। अब यूएसए का जापान पर परमाणु हमला, ये तो सबको पता होगा, ये घटना सबको पता होगी। अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराए थे, हिरोशिमा और नागासाकी पर। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे गिराया। अब राइटिंग थोड़ी गंदी सी लग रही है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरे पुराने नोट्स है। जब मैं 12th में था, मैंने जब ये नोट्स बनाए थे, इन बमों को कुछ कूट नाम दिए गए थे, जैसे कोई निक नेम इन बमों को दिए गए थे, लिटिल बॉय और फैट मैन। और इन बमों की क्षमता थी 15 से 21 किलो टन। सोचो 15 से 21 किलो टन के बमों ने इतनी तबाही मचा दी। इस हमले से अमेरिका की बहुत आलोचना हुई पूरे विश्व भर में। क्या अमेरिका की आलोचना हुई? भाई जापान आत्मसमर्पण करने वाला था तो ऐसे में बम गिराने की क्या जरूरत थी? भाई जापान हार मानने वाला तो ऐसे में बम गिराने की क्या जरूरत थी? फिर अमेरिका ने इसमें अपने पक्ष में क्या कहा? अमेरिका ने क्या कहा, हम चाहते थे कि जो द्वितीय विश्व युद्ध था, दूसरा विश्व युद्ध, जल्दी समाप्त हो जाए और इससे ज़्यादा नुकसान ना हो। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो जल्दी ख़त्म हो जाए और इससे ज़्यादा नुकसान ना हो पूरे दुनिया को। लेकिन अमेरिका का असल में क्या उद्देश्य था बम गिराने का? अमेरिका असल में उद्देश्य था, वो सोवियत संघ को अपनी ताकत दिखाना चाहता था, वो उसे अपना प्रभाव दिखाना चाहता था, वो सोवियत संघ को दिखाना चाहता था कि हम ही एक महाशक्ति हैं। ठीक है।
अब आता है हमारा गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन अब हम पढ़ते हैं। शीत युद्ध की वजह से विश्व दो गुटों में बंट रहा था। ऐसे में औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुए नव स्वतंत्र देशों को चिंता सताने लगी। जो औपनिवेशिक शासन से, जो ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों से नए नए आज़ाद हुए देश थे, उनको चिंता सताने लगी कि भाई वो आज़ाद होते ही अपनी आज़ादी खो ना दे, वो आज़ाद होते ही दोबारा से गुलाम ना बन जाए। गुट निरपेक्षता ने नव स्वतंत्र राष्ट्रों को दो ध्रुवीय विश्व की गुटबाजी से पृथक रहने का अवसर दिया। जो दो ध्रुवीय विश्व बन रहा था ना, गुटों में शामिल होने के जो चल रहा था, छोटे छोटे देश जो गुटों में शामिल हो रहे थे, इनसे थोड़ा अलग रहने का एक विकल्प था जो नए स्वतंत्र देश थे। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जो देश थे, लैटिन अमेरिका मतलब जो साउथ अमेरिका का महाद्वीप है, उसके जो देश थे वो नव स्वतंत्र देश थे। उनके पास ये विकल्प था। नव स्वतंत्र मतलब जो नए नए आज़ाद हुए हैं। यह विकल्पता दोनों में से किसी भी महाशक्ति में शामिल ना होना। गुट निरपेक्षता का अर्थ है कि हम दो महाशक्तियों में से किसी भी महाशक्तियों में शामिल नहीं होंगे। अब जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेता थे वो कौन कौन थे? 5 संस्थापक नेता इसके माने जाते थे। एक तो जोसेफ ब्रोज टिटो जो युगोस्लाविया से थे, ये है जोसेफ ब्रोज टिटो। और एक थे अपने नेहरू जी, भारत से थे, ये रहे अपने नेहरू जी। और गमाल अब्दुल नासिर थे जो थे मिस्र से, इजिप्ट से, ये है गमाल अब्दुल नासिर। और सुकर्णो थे इंडोनेशिया से सुकर्णो, ये रहे। और वामे अनेक्रुमा, ये रहे, जो कि घाना से थे। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये 5 नंबर में पूछ लिया, 6 नंबर में पूछ लिया जाता है। जो गुट निरपेक्ष है, इसकी नींव कब रखी गई थी? 1955 में इसकी नींव रखी गई थी एफ्रो एशियाई सम्मेलन में, जिसको बार्डुंग सम्मेलन भी कहा जाता है। पहला सम्मेलन इसका हुआ था 1961 में, 1961 में। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में यूगोस्लाविया में। यह सम्मेलन 3 बातों की परिणति था। कौन कौन सी 3 बात थी वो? इन 5 देशों के बीच सहयोग, शीत युद्ध का प्रसार तथा इसके बढ़ते हुए दायरे, नव स्वतंत्र अफ्रीकी देशों का उदय। जो अफ्रीका के नए नए देश थे वो स्वतंत्र हुए। सन 1960 तक यूएनओ में 16 नए अफ्रीकी देश शामिल हुए। सन 1960 तक जो यूएनओ था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसमें 16 नए अफ्रीकी देश शामिल हुए जो अफ्रीका महाद्वीप के देश थे। पहले सम्मेलन में 25 सदस्य देशों ने हिस्सा लिया। जो पहला सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में 1961 में, 25 मेंबर्स थे देश उसके। समय बीतने के साथ सदस्य संख्या बढ़ती गई। अब हम बात करें अन्य सम्मेलन की, बाकी भी सम्मेलन में, जैसे 14वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? क्यूबा हवाना में। इसमें 116 सदस्य देश शामिल होते हैं। 15 पर्यवेक्षक देशों ने हिस्सा लिया। कब हुआ था? ये 2006 में हुआ था। 17वां सम्मेलन हुआ था वेनेजुएला में। कब हुआ था? सितंबर 2016 में। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या कितनी है? वर्तमान में 120 इसकी सदस्य संख्या है। 17 देश तथा 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसके पर्यवेक्षक हैं। और इस शिखर सम्मेलन में क्या क्या चीज़ पर चर्चा हुई थी? आतंकवाद, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार, भी यूएनओ में क्या सुधार की जरूरत है, पश्चिमी एशिया स्थिति, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, शरणार्थी समस्या और परमाणु निशस्त्रीकरण जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। ऐसे में इन पर चर्चा हुई। 18वां सम्मेलन इसका हुआ था 2019 में, अक्टूबर 2019 में हुआ था। कहाँ हुआ था? अजरबैजान में। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर ये होता है कंप्लीट। अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, पास ही में बेल आइकन को दबा दो, ताकि अगली आने वाली वीडियो की आपको इन्फॉर्मेशन आती रहे। हम ऐसे वीडियो बनाते रहते हैं। ठीक है, अब पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब 12th क्लास की हमने नई सीरीज ला दी है। काफ़ी अच्छा कंटेंट हम ला रहे हैं, आप भी आनंद लीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत साथियों, चलता हूँ।